नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। 2024 के चुनाव को लेकर के हरियाणा में भी सियासी पारा गरमा रहा है और आज कहें भाजपा के सांसद जो चौधरी बीरेंद्र सिंह के सुपुत्र हैं, उन्होंने भी और चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी जो है भाजपा को अलविदा कह दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। उसी में चर्चा करेंगे किस तरीके से, किस तेजी से कहें सियासी पारा उठापटक कर रहा है, कोई बीजेपी में जा रहा है, कोई कांग्रेस में जा रहा है, किस तरीके से, उसी में चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए है प्रवीण राव और बॉबी जी और साथ के अंदर विनय यादव जी। बॉबी राव जी, आज तो भाजपा का एक झटका लग गया हरियाणा में। मौला जी नमस्कार। जी हाँ, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी एक बड़े लीडर हैं। उनका ये अचानक छोड़ के जाना आश्चर्यजनक है। अब तक कोई ना चर्चा चल रही थी इस बारे में, ना कुछ था। उनकी नाराजगी एक बात को लेकर जरूर थी कि जजपा से जो गठबंधन है, तो वो इसके लिए मुखर थे कि भाई इस चुनाव से पहले ये गठबंधन का अंत किया जाए और बीजेपी अपने बलबूते पे लोकसभा का चुनाव भी लड़े और आने वाले विधानसभा चुनाव भी अपने बलबूते पे लड़े। तो गाए बगाए वो उस बारे में मुखर थे, मीडिया में भी बोलते थे। उनने अपना एक कुछ टाइम पहले सम्मेलन भी किया था, अपने सारे फॉलोवर्स थे उनको बुलाया था, वर्कर्स को बुलाया था और अपनी बात रखी थी। अब ये हाँ जी, मैं वही पूछ रहा हूँ, 2014 में ये एक साथ तमाम लोग गए थे, चौधरी बीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, धर्मवीर और भी कई सारे थे, राजकुमार सैनी। तो ये तमाम जो लोग गए हैं, क्या लगता है अब एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की है या उसको लेकर के नाराज है या इनको तवज्जो नहीं मिल रही है कि कांग्रेस में जैसे आजादी मिलती थी वो आजादी नहीं मिल रही है। जैसे आप बता रहे हो जेजेपी के साथ गठबंधन को लेकर लगातार चौधरी बीरेंद्र सिंह मुखर थे, लेकिन उनका बेटा तो मुखर नहीं था, वो तो सांसद था, उसको टिकट दिया, वो वहां से बना है। सर, जितने नेताओं की आप बात बता रहे हैं, जो हमारे स्टेट के प्रभारी हैं अभी विप्लव देव जी, तो विप्लव देव जी का भी एक उनने इन सभी नेताओं से और पार्टी के और बहुत से नेताओं से मिलके उनने जानना चाहा था। तो ये राय शुमारी हुई थी कि भाई जजपा से गठबंधन तोड़ लिया जाए। तो विप्लव जी ने भी इस बात का बताया था, मीडिया में भी कहा था और वैसे भी उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन भेजी थी कि भाई बीजेपी को अलग अपना चलना चाहिए और अपने जो नेता लोग या जो ये कह रहे हैं तो इनकी बात को तवज्जो दे करना चाहिए। अब वो दुखद है इनका जाना। बात सिर्फ ये है, बात पार्टी को भाई नुकसान तो है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। नुकसान तो है, नुकसान है। बॉबी राव जी, आपने मान लिया कि नुकसान है कहीं ना कहीं बीजेपी को, और मैं विनय जी को भी जोड़ लेता हूँ। विनय जी, एक एक सीट के लिए मोदी जी एक एक कहे कांग्रेस के नेता हो, विपक्ष के नेता हो, उनको लेकर के आ रहे पार्टी में, और एक और हरियाणा में इस तरीके का परिवर्तन के बीजेपी के सांसद मौजूदा छोड़ करके जा रहे हैं। नहीं लगता कुंडवे को संभाल नहीं पा रही है? एक तरफ जो इनके मुखिया है, जिनके नाम पर कहते हैं कि मैं एक अकेला सब पर भारी, एक एक को लेकर के आ रहे हैं और इन्हीं के यहाँ से सांसद छोड़ के जा रहे हैं, तो हरियाणा में बड़ा झटका आप नहीं मान रहे? मोहन जी, चुनाव के समय में कोई भी पार्टी हो, वहां के जो भी नेता हैं, वो दल बदल तो हर चुनाव में होता है, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो चाहे विपक्ष की पार्टी, इसमें कोई संदेह नहीं है। विपक्ष के लोग भी सत्ता की तरफ रुझान करते हैं अगर उनको कोई वहां से आश्वासन मिलता है, और जो सत्तारूढ़ दल के जो नेता है वो भी विपक्ष की तरफ पलायन करते हैं अगर उनको कहीं शक शुबा संदेह होता है तो। पर मुद्दा ये है कि मेन देखने वाला अब वहां से भारतीय जनता पार्टी के वो सिटिंग सांसद थे और उन्होंने पार्टी को अलविदा कहा एन चुनाव के मौके पर। अब उस लोकसभा में कितनी विधानसभाएं आती हैं और उन विधानसभाओं में किस किस पार्टी का कितना कितना वोट बैंक पे दबदबा है। हो सकता है उन्होंने अपना गणित और समीकरण ये मिलाया होगा और उस समीकरण को मिलाने के बाद उन्हें महसूस हुआ होगा अगर वहां से कांग्रेस में हम जाएंगे तो आप मान के चलिए कांग्रेस के साथ अब आम आदमी पार्टी पहले यहाँ से चुनाव नहीं लड़ी थी, उसकी भी अपना एक कुछ परसेंट वोट बैंक हरियाणा के अंदर बना है, पंजाब में और दिल्ली में सरकार आने के बाद, क्योंकि ये दोनों राज्य की सीमा से सटा हुआ हमारा हरियाणा प्रदेश है, तो उसका भी कुछ ना कुछ प्रभाव यहाँ क्षेत्र में थोड़ा बहुत तो दखल हुआ ही है। और तीसरा, एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा सभी पार्टी के नेताओं में होती है। अगर उनकी कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो रही है तो जहां उनको लगता है कि वहां जाके हम ये महत्वाकांक्षा हमारी पूरी हो सकती है तो वो वहां जा सकते हैं।
मगर भारतीय जनता पार्टी से ये सांसद थे, तो ये हम कह ही नहीं सकते इनकी महत्वाकांक्षा भारतीय जनता पार्टी में रह के चौधरी बृंदारन सिंह परिवार की पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि यहां से खुद वीरेंद्र सिंह जी भी मंत्री रह चुके हैं भाजपा से, उनके बेटे को सांसद बनाया। हाँ, इतना मलाल चौधरी वीरेंद्र सिंह को जरूर है, उनके पुत्र को मंत्री नहीं बनाया गया सांसद रहते हुए। और इस तरह का जो मलाल था वो अपने बातों से या कई जगह मीटिंगों में वो अपना इस तरह का रोष व्यक्त या एक तरह से संदेश भी दे चुके हैं। अगर वो अपने आप को हरियाणा में जाटों में एक बड़ा नेता मानते हैं, क्योंकि छोटू राम जी से उनके जो है जो रिश्तेदारी है उस नाते से उन्होंने उनकी ही राजनीति आगे की है, उन्हीं के नाम उन्होंने कैश किया बनाया है। अब बात आ रही है महत्वाकांक्षा जब राजनीति यहाँ पूरी हो रही थी तो कहीं ना कहीं उनको अंदेशा होगा इस लोकसभा चुनाव में उनकी टिकट काटी जा रही है, तो उन्होंने अपना निर्णय पहले ले लिया। अगर लोकसभा की टिकट काटने के बाद अगर वो पलायन करते हैं तो उसका रिजल्ट उतना पॉजिटिव उनकी लोकसभा में उनको नहीं मिल पाएगा, तो उससे पहले वो पार्टी छोड़ के जाएंगे। तो एक तरह से लोग सोचने पे मजबूर होंगे, तो पार्टी में इनको प्रॉपर जो मान सम्मान मिल रहा था वो नहीं मिल पाया है और इसलिए ये पलायन करके यहाँ आ गए हैं। और दूसरा, हर स्टेट के चुनाव में समीकरण राजनीतिक दल के अलग अलग होते हैं। नहीं, एक और मेरा सवाल है, जिस तरीके से आपको लगता है अभी शुरुआत हुई है, चौधरी वीरेंद्र सिंह गए हैं, 2-4 दिन में कुछ और खबर मिल सकती है, धर्मवीर है या कोई और नेता है जो जा सकता है छोड़ करके, क्योंकि जब आप महत्वाकांक्षा की बात कर रहे हैं तो चर्चाएं बहुत सारी है अलग अलग, क्योंकि दम भी घुट रहा है लोगों का। जो बीजेपी में आजादी है, चौधरी वीरेंद्र सिंह है जो अपनी मुखर होकर बात रखते थे, नारेबाजी लगते थे, लेकिन अब बीजेपी में जाने के बाद तमाम लोग चुपचाप पड़े हैं कि जैसा मोदी जी कहेंगे वैसा कर लेंगे और यहाँ करके सबको आजादी चाहिए। आप लगातार देख रहे होंगे कांग्रेस में बीजेपी की स्थिति किस तरीके से है। मोहन जी, राजनीति का एक शिखर होता है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों में अपनी चरम सीमा पर है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी जो सर्वोच्च पद है उसके ऊपर बैठे हैं, उनको जो टॉप लेवल अचीव करना था, जो जनादेश जो अचीव करना था, जितना वोट बैंक उनको लेना था वो उनको मिल चुका है। अब उनका डाउनफॉल शुरू हो रहा है धीरे धीरे। अब उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी गेनिंग करना नहीं है, उनके लिए चुनौती भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के लिए चुनौती है अपने उस अस्तित्व को, अपने उस लेवल को बचाए रखना, उससे नीचे वो कम से कम ना जा पाए, ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो इसी वजह से अन्य जो प्रदेश है उनके अंदर अन्य दलों के जो नेताओं को रोज किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा रही है, चाहे जज इस्तीफा देके ज्वाइन कर रहे हैं, अभी चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दिया। अब संभावनाएं दोनों हैं, चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दिया, हो सकता है वो कुछ दिनों बाद वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी संभावना ये है अगर सरकार कुछ ना कुछ या तो उनसे दबाव में काम करवाना चाह रही थी और उन्हें लगता था कि ये काम उनके अनुकूल नहीं है, इन काम को करने से कहीं ना कहीं आगे चुनाव आयोग की जब इंक्वायरी होगी या कोर्ट का कोई कार्रवाई हो तो आप उसके अंदर फंस सकते हैं, क्योंकि सरकार कभी नहीं जाती उस तरफ। गोविंद जी, आप किस तरीके से देखते हैं? बड़ा फिर सवाल खड़ा कर दिया इन्होंने। भाई एक तरफ चुनाव आयुक्त बताइए इस्तीफा देते हैं, कोई बात नहीं निकल के आती आखिर क्यों इस्तीफा दिया एन मौके पर, जबकि चुनाव है। सिर्फ एक चुनाव आयुक्त है जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनके भरोसे चुनाव होगा। ईवीएम को लेकर के आप देख रहे हैं किस तरीके से आंदोलन लगातार जारी है। क्या लगता है एक एक सीट की मारामारी है और फिर ऐसे के अंदर अगर भाजपा में भगदड़ मस्ती है, लोग जाते हैं, तो नहीं लगता है ये जो 370-400 पार का नारा है ये हवा हवाई हो जाएगा, अपनी सीट बचाने में मुश्किल हो जाएगा पिछली वाली? बोल जी, चुनाव आयुक्त का इस्तीफे से बीजेपी के चुनाव पे या किसी भी चुनाव पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है उससे। अब वो उनके क्या कारण रहे होंगे वो खुलासा होगा। आप देखेंगे पूर्व में भी 2014 सरकार ने मंजूर भी कर लिया, राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया। सुनिए ना, जब 2014 के चुनाव हुए थे कांग्रेस के टाइम के अंदर, तब भी ऐन मौके के ऊपर जब अब तो 2 ही चुनाव आयुक्त थे, उस टाइम तो 3 थे, अब तो एक पद रिक्त पड़ा हुआ है। उस वक्त 2 चुनाव आयुक्तों ने इस्तीफा दे दिया था और जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वही रहे थे, तो उनने चुनाव करवाए थे। अब इनके क्या कारण रहे हैं ये तो भगवान जाने, मगर आप जो कह रहे हो कि भाई बीजेपी के इस पे कि भाई इस्तीफा हो रहा है, भगदड़ मच रही है, तो मोहनलाल जी जैसे विनय भाई ने कहा, ठीक है, कुछ लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं, ये एक पारंपरिक राजनीति में चलता रहता है और पिछले कई दशकों से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आज ही पहली बार हुआ है।
ठीक है, कोई बड़ा लीडर अगर पार्टी छोड़ के जाता है तो उसका नुकसान तो तुरंत प्रभाव से होता ही है, क्योंकि समय अब इलेक्शन सर पे खड़ा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान तो है। और रही बात उनकी भाई महत्वाकांक्षा की, जो विनय भाई कह रहे थे, देखो उनको, चौधरी साहब को पार्टी ने पूरा इज्जत दी, पूरी मान सम्मान दिया। 2014 में आए तो चौधरी साहब को राज्यसभा से भेजा, चौधरी साहब को कैबिनेट मंत्री भी बनाया और एक अच्छा महकमा दिया गया। अब चौधरी साहब को, अब ये जब जजपा से, जब भी ये 2019 के बाद जो ये गठबंधन हुआ था, तो उसके बाद से ही इस गठबंधन के मुखर थे वो। ऐसा नहीं है कि उनने भाई करी है, चौधरी साहब ने राजनीति प्रिंसिपल्स की करते रहे हैं, वो उनकी महत्वाकांक्षा नहीं है भाई। उनने तो जो जिंदगी में पाना था, एक से बड़ा पद पा लिया था। लेकिन बॉबी रानी, मेरा फिर एक सवाल है, यानी कि इसका विधानसभा चुनाव पे असर पड़ेगा, मान रहे हो इस तरीके से? सर विधानसभा चुनाव पे देखो बड़े लीडर गए हैं, तो बड़े लीडर गए हैं तो विधानसभा चुनाव पे तो फर्क पड़ेगा। और वो फर्क कितना पड़ता है देखने वाली बात ये है। देखो एक हरियाणा के बड़े लीडर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भाई 1-2 बार के विधायक थे या सांसद थे या कोई छोटे मोटे आदमी थे, ऐसा नहीं है। बीजेपी से गठबंधन को लेकर के मुख्यमंत्री लगातार जो बचाव कर रहे हैं, लेकिन जो भाजपा के लोग हैं वो अंदर से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। भाई चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी करी, राव इंद्रजीत सिंह भी कह रहे हैं कि नहीं, हमें अकेले लड़ना चाहिए, जेजेपी से गठबंधन क्यों? और मुख्यमंत्री पर तो कहीं ना कहीं लगता है मुख्यमंत्री का हाथ है इसके अंदर। सर ये तो क्या कह सकते हैं, ये तो एक बड़े लेवल की बात है। ना तो हमारी उस लेवल पे किसी से बात होती है और ना हमारा किससे मिलना जुलना उस लेवल पे। हम तो जो एक सामने दिख रहा है या जो अखबारों में आती है या जो न्यूज चैनल पढ़ते हैं उसके हिसाब से बता सकते हैं। और मैं चौधरी साहब को मैं निजी तौर पे जानता हूं, मैं तो चौधरी साहब ने राजनीति प्रिंसिपल्स की है, तो पिछले 2-3 साल से लगातार बोल रहे हैं इस विषय के अंदर की तक तो चली गई होगी आज कि चौधरी बीरेंद्र सिंह पार्टी को अलविदा कह गए, सांसद मौजूदा हरियाणा से कह गए। क्या जी? मोदी और शाह के कानों में तो बात चली गई होगी, उन तक तो मैसेज चलाया गया होगा कि चौधरी पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस पार्लियामेंट से इस्तीफा दिया है, बीजेपी के अध्यक्ष को भी इस्तीफा भेजा है, तो निश्चित तौर के ऊपर बात तो उनके पास गई होगी। ऐसा नहीं है कि बात नहीं, बात तो गई होगी। हरियाणा विधानसभा में फर्क पड़ेगा आपको लगता है कुछ? मोहन जी, अगर आज की परिस्थिति को देखें तो हरियाणा विधानसभा में इसका जरूर फर्क मिलेगा, पर अभी हमारे हरियाणा में विधानसभा के चुनाव दूर हैं। लोकसभा के जिन जिन से अलायंस हैं, आगे वो विधानसभा तक कितने अलायंस वो कारगर रहते हैं, कितने बने रहते हैं, कितने संबंध विच्छेद होते हैं, कितने नए अलायंस होते हैं, बढ़ते बिगड़ते, उनके ऊपर भी आगे के विधानसभा के चुनाव का समीकरण तय होगा। अभी हम 100% किसी एक चुनाव पे लेके हम तय कर दे समीकरण, अब ये होने से ये पार्टी बीजेपी में चला गया, कोई नेता कांग्रेस का बीजेपी में या बीजेपी का कांग्रेस में चला गया या अन्य दल का किसी दूसरे दल, उससे हम आने वाले जो अभी चुनाव है विधानसभा के उनका 100% सटीक समीकरण नहीं लगा सकते। पर एक बात जरूर है, तक हिसार जब लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे सांसद जी, अब उनका कितना पर्सनल वोट बैंक है और कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो अगर प्लस होता है तो किस लेवल पर खड़े हैं, ये सोच समझकर वो यकीनन जरूर गए होंगे और उन्हें लगा होगा भारतीय जनता पार्टी में टिकट नहीं मिल रही है या भारतीय जनता पार्टी का इस लोकसभा क्षेत्र में अभी उतना जनाधार नहीं रहा है, या एक तरह से आप हरियाणा में माने जाट वोट बैंक है वो बहुत कम ही रेयर ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ पाया अभी तक। क्योंकि आप देखिए कैप्टन अभिमन्यु भी हो गए इनके अंदर, हमारे और जो जाट नेता जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं, उन्होंने कभी भी अपने आप को सहज महसूस भारतीय जनता पार्टी में नहीं किया है और वो सीएम साहब के हमेशा खट्टर साहब के विरोध से में ही रहे हैं। पर ये अलग बात है अगर वो पार्टी के दबाव में मुखर होकर उनका विरोध नहीं कर पाए, पर कहीं ना कहीं वो अपनी बातों से अपने लहजे से वो जरूर दर्शा देते थे अगर मुख्यमंत्री सही से काम नहीं कर रहा है, अनदेखी हो रही है। यही हमारे यहाँ के सांसद साहब ने हमेशा सीएम साहब के उतने पक्ष में नहीं रहे और ये मैं मानता हूं अब जेजेपी से गठबंधन जब हुआ था उसके बाद से चौधरी बीरेंद्र सिंह लगातार अपनी बातों को हर मन से उठा रहे थे। अब जेजेपी से गठबंधन हमारा नहीं रहना चाहिए क्योंकि जो चुनाव लड़ा गया था हिसार में जेजेपी और बीजेपी ने दोनों ने विरोध में चुनाव लड़ा था, वहां से दुष्यंत चौटाला जी लड़े थे, ठीक है जी, और यहां से हमारे सांसद साहब बने थे, तो उनका जो वोट का जो अंतर था वो बहुत भारी था, दोनों का वोट बैंक का अंतर।
अब हो सकता है, अब पीछे तो खबर आ रही थी कि बीजेपी 10 की 10 सीटों पे इंडिपेंडेंट अलग से लड़ेगी, जेजेपी के साथ अलायंस में लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी। हो सकता है कुछ दिनों में उनकी आपसी बातचीत हुई हो, वो एक सीट जेजेपी को दे दे, अगर उन्हें लगा होगा अगर जेजेपी अलग से चुनाव लड़ेगी तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का भी वोट बैंक खिसकेगा और जेजेपी का जो वोट बैंक है वो पलायन करके इनेलो की तरफ जा सकता है। अगर जब उनके कैंडिडेट ही नहीं होंगे कहीं भी, या अलायंस में नहीं होंगे, या वो निर्दलीय उतारेंगे, तो वो कुछ भी परसेंटेज वोट बैंक कर रहा हो, वो नुकसान तो अलायंस दल को होगा ही होगा। अब बात क्या है, आम आदमी से अलायंस हो गया है, आम आदमी कांग्रेस दोनों साथ हैं, इन दोनों के साथ आने से कांग्रेस का वोट बैंक प्लस आम आदमी का जो भी परसेंटेज वोट बैंक है और इनका अपना जो वोट बैंक है या अन्य इनका जो वोट बैंक है अपने जनाधार का, चौधरी वीरेंद्र सिंह का या सांसद साहब का, वो वोट बैंक प्लस करके उन्होंने आंकड़े गणित बैठाए आपने देखे ना, तो इंडिया गठबंधन में अभी अगर और भी कोई आ जाए, यानी कि अभी मायावती के कयास लगाए जा रहे हैं कि एट ए टाइम जब जैसे चुनाव की घोषणा हो वो इंडिया गठबंधन में आ जाए, तो जाहिर है उसका हरियाणा में भी असर पड़ेगा, उसका भी हरियाणा में असर पड़ेगा। मोहन जी, मायावती का वोट बैंक जो रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर, जो भी विधानसभा के चुनाव हुए थे, उनका लगभग वोट बैंक 20% था। 19 पॉइंट कुछ था तो 20 मान लेते हैं हम उसको। 20% वोट बैंक पे मायावती रही थी। और जब उन्होंने अलायंस समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था तो वो 10 सीटें जीत के भी आई थी, 5 सीटें बहुत कम अंतर से वो हारी थी, बहुत मिनिमम अंतर से। तो वो 5 सीटें भी अगर हम गिनते हैं, अब कांग्रेस से अलायंस उनका हो रहा है, अगर हो रहा है जैसे खबरें आ रही हैं, हम संभावना सुन रहे हैं, तो चुनाव आने से पहले पहले अगर मायावती जी का घोषणा कर दी जाएगी कि वो इस इंडिया अलायंस के अंदर शामिल है। नहीं करेगी, नहीं करेगी, लेकिन उनका जो कहीं ना कहीं घेराबंदी तो उनकी की जा रही है बीजेपी की ओर से कि वो किसी भी तरीके से इंडिया गठबंधन में ना जाए, कोशिश लगातार की जा रही है। तो क्या लगता है मायावती को मनाने का पूरा तरीका जिम्मे जो है सोनिया गांधी पे है कि वो किसी तरीके से मना जाए, कोई ऐसा उनको प्रलोभन दिया जाए कि जिससे मायावती इंडिया गठबंधन में आ जाए? मोहन जी, मायावती एक बड़े कैडर की नेता है और वो जिस की अपनी विचारधारा की राजनीति कर रहे हैं, उस विचारधारा के बहुत भारी वोटर पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां उनका 1-2% उस विचारधारा का वोटर ना हो, और वो उनके बिना वोट मांगे ही उनके आदेश के ऊपर वो वोट दे देता है, चाहे उनके वहां बूथ लेवल एजेंट कैंडिडेट हो या ना हो। ये फैक्ट है। अगर मायावती जी इंडिया अलायंस में आएंगी तो यकीनन पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनका वोट बैंक जो होगा वो कांग्रेस के साथ जब जुड़ेगा तो परसेंटेज अप होगी, और उसको जो सत्ताधारी पार्टी है उसको नुकसान उसका बहुत भारी उठाना पड़ेगा। यही डर मोदी और शाह को सता रहा है कि मायावती ना चली जाए, इधर नीतीश को तोड़ा, किसी तरीके से इंडिया गठबंधन में ना रहे। तो ये तमाम चीजें जो लगता है कि जो नारा लगाया जा रहा है 370 400 पार, ये डर सिर्फ यही है कि नारा ध्वस्त ना हो जाए। देखो जी, मैंने पहले कहा है, भारतीय जनता पार्टी जो नारा 400 का दे रही है वो उनका बड़ा नारा है, वो नैरेटिव नहीं है। नारा दे रही है, हर सत्ता में या विपक्ष में जो भी पार्टी अपने चुनाव के समय नारा देती है, वो नारा इसलिए दे रही है अब जो पिछला आंकड़ा था कहीं उससे भी कम हम ना रह जाएं, इसलिए ये नारा दिया जा रहा है कि लोग उस तरफ बढ़े, उस सोचे, और उसको रखते हुए कम से कम उस आंकड़े को हम छू जाए जो हम बहुमत में आने वाले हैं। चलिए बोबी राव जी, आपको क्या लगता है अगर मायावती आ गई तो आपको लगता है नारा कहीं जो 370 400 पार की बात हो रही है उसको डेंट लगेगा? बोला जी, राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ भी नहीं कह सकते। ये राजनेता जो ये विभिन्न पार्टियों के हैं भाई, ये अपना अपना नफा नुकसान देख के करते हैं। अब मायावती जी की जो विनय भाई कह रहे थे, मायावती जी का वोट परसेंटेज अभी 12-14% के बीच में रुका हुआ है। पिछले कुछ 10 सालों से गिरा है, बढ़ा रही है, गिरा में आ गया था 12% पे। हाँ, गिरा है मायावती जी का। और मायावती जी के पास भी अभी हालात यही हो रहे हैं कि उनकी पार्टी में भी भगदड़ मची हुई है। उनके मैक्सिमम सांसद थे तो कुछ तो बीजेपी ज्यादातर बीजेपी ज्वाइन कर गए, कुछ कांग्रेस ज्वाइन कर गए हैं, समाजवादी में भी गए हैं तो हाँ छोड़ के चले गए, मगर ज्यादातर बीजेपी में आए हैं, एक कांग्रेस में है, बाकी 1-2 उसमें समाजवादी पार्टी में गए हैं। अब इनका चल रहा है। मायावती जी, बहन जी एक्टिव तो पिछले 6-7 साल से इतना राजनीति में है नहीं। अब वो उनकी क्या सोच है। अब एक बात और भी है जी, मायावती जी का जो वोट बैंक है ना, मायावती जी अपना वोट किसी दूसरी पार्टी को ट्रांसफर नहीं करवा सकती। आप पिछले भी कितने मायावती जी के गठबंधन देख लो, मायावती जी को वोट मिल जाते हैं दूसरी पार्टियों के,
मगर मायावती जी का जो वोट बैंक है वो दूसरी पार्टी को ट्रांसफर नहीं होता है। नहीं, फिर इसलिए जो मैं अभी मान लो गठबंधन नहीं हुआ है, क्या लगता है सीट शेयरिंग को लेकर के बात अटक रही है? अगर बन गई तो आपको लगता है कि बहुत बड़ा डेंट लगेगा जो दावे वादे किए जा रहे हैं? मोदी जी कितनी सीटों पे सिमट सकते हैं, कितना नुकसान हो सकता है अगर इंडिया गठबंधन लगातार जिस तरीके से तेजस्वी आ गया, अखिलेश आ गया और मायावती भी आ जाए, तो आपको क्या लगता है कितनी सीटों पे नुकसान मोदी जी को हो सकता है? जो 303 पिछली है उनमें डेंट लगेगा, आपको लगता है? मोहनलाल जी, जैसे कि अभी वेस्ट बंगाल में भी ममता बनर्जी से रोज बात चल रही थी कि अलायंस आज हो जाएगा, सुबह हो जाएगा, शाम हो जाएगा। आज उनने अपने 42 के 42 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए, बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। इसी प्रकार से मायावती जी का ये हाइपोथेटिकल बातें हैं कि अलायंस अगर हो रहा होता तो अलायंस सब पर हो जाता। देखो, सबको अभी चुनाव सर पे खड़े हैं, कभी भी चुनाव आचार संहिता लगने वाली है, 2 दिन 3 शायद इसी हफ्ते में लग जाएगी यहाँ से। तो अगर अलायंस होता है तो अलायंस होता है तो हर एक सीट का पार्टी वैल्यूएशन करती है अपने अपने तरीके से, सभी पार्टी करती है कि भाई इस सीट पर चलिए चर्चा लंबी हो जाएगी। हम तो ये पूछ रहे हैं, क्या मोदी जी की सरकार तीसरी बार आएगी या नुकसान होगा, एनडीए को नुकसान होगा, दाव की हवा जीतेगी या दावे बरकरार रहेंगे? मोहनलाल जी, अभी चुनाव शुरू हुए हैं, अभी कुछ कहना बहुत जल्दी है। तस्वीर जब क्लियर होगी, जब सब पार्टीज अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर देंगे और चुनाव का मोमेंटम क्या बनता है। अभी तक तो कोई नैरेटिव सेट नहीं है, जैसे कि भैया आपको मुद्दे तो पता ही होंगे, महंगाई है, बेरोजगारी है, एक जो तमाम बीजेपी जो दावा करती थी भ्रष्टाचार मुक्त देंगे और तमाम भ्रष्टाचारी चाहे किसी भी पार्टी को उनको लेकर, आपको नहीं लगता नाराजगी जनता में जा रही है वो, कि वो भी नाराज हो रहे? इसलिए थोड़ा नहीं चुना था मोदी जी को कि सारे भ्रष्टाचारी अपनी पार्टी में भर लो, और कांग्रेस को साफ सुथरी कर दिया उन्होंने। मोहनलाल जी, ये सेम मुद्दे हर बार चुनाव में उठते हैं, जो विपक्ष में होता है वो सेम मुद्दे उठाता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। सच्चाई तो ये है, मुद्दे यही है, बेरोजगारी है, ठीक है जी, भ्रष्टाचार है, जो भी है हर एक पार्टी का मुद्दा यही है। मगर आप ये चीज देखिए कि अभी 4 महीने पहले चुनाव हुए थे, जो कि एक आप कह सकते हैं उसको कि एक सेमीफाइनल था। वो अपने हिंदी भाषी प्रदेश के 4 स्टेट के इलेक्शन थे। उस इलेक्शन से पहले भी लोग बहुत कह रहे थे कि भाई इसमें साफ हो जाएगा, कांग्रेस आ रही है और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। मगर उसमें देखोगे अब ये मतदाता पे डिपेंड है कि मतदाता किस तरफ जाता है, क्या रुझान होता है। टिकटों का वितरण होगा। चलते चलते विनय जी से आखिरी ले लेते। विनय जी, आपको क्या लगता है जो दावे वादे हैं कहाँ के टिकते नजर आ रहे हैं? मोहन जी, इस समय सत्ताधारी पार्टी के लिए भ्रष्टाचार, देश हित, ये कोई चीज मैटर नहीं कर रही है। उनके लिए केवल एक ही सबसे बड़ी चिंता का विषय है, हम बहुमत का आंकड़ा कैसे छू पाते हैं। उसके लिए चाहे वो कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी हो, कितना भी बड़ा दागी सांसद हो, कितना भी बड़ा नेता हो, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट बैंक में गेनिंग कर सकता है, वोट दिला सकता है, उसको पार्टी शामिल करने में लगी हुई है। आपने उदाहरण देखे होंगे, पिछले कितने बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा आरोप लगे, उन्हीं को आप पार्टी ज्वाइन करा रही है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है, और जनता भी बखूबी समझ रही है, और केवल सत्ता में रहने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी सारे अपने जो मापदंड थे उनको दरकिनार कर रही है। दूसरी बात, हम बात करते हैं अलायंस की। अभी संभावना है, हुआ नहीं है। अगर मायावती वाला अलायंस होता है, और हरियाणा के समीकरण की हम बात करें तो आम आदमी पार्टी से तो कांग्रेस का अलायंस हो चुका है। अगर मायावती भी इनके साथ अलायंस में आती है और इनेलो भी अगर इनके साथ अलायंस में आ जाती है, तो 10 की 10 लोकसभा सीट पे आप मान के चलिए नेक टू नेक फाइट चलेगी। फिर वो आमने सामने की फाइट होगी, कोई त्रिकोणीय मुकाबला या 4 कोणीय मुकाबला किसी तरह का भी नहीं होगा। और उस मुकाबले के अंदर कौन जीत जाता है, कौन हार जाता है, ये कहना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये तमाम दोनों लोग मेरे साथ जुड़े, उन्होंने बात रखी, क्योंकि हरियाणा का राजनीति पारा गरमाया हुआ है। देखना ये है कि इनेलो से गठबंधन कब होता है, मायावती कब आती है। लगातार HR न्यूज पे आप निगाह बनाए रखें, हम जो भी अपडेट आपको होगा वो देंगे। फिलहाल आप दोनों मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।